जिम्बाब्वे। ये नाम सुनकर आपके जहन में यही आता होगा कि एक लो लेवल क्रिकेट नेशन जो कि बड़ी टीम्स के साथ बड़े लेवल पर कंपीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम पर जिम्बाब्वे जायंट किलर्स के नाम से जानी जाती थी, जिसने पाकिस्तान और इंडिया को न सिर्फ एक टेस्ट मैच बल्कि एक टेस्ट सीरीज भी हरा रखी थी। इसने वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे जायंट्स को भी हरा रखा था। लेकिन फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जिम्बाब्वे क्रिकेट आसमान से सीधा जमीन पर आन गिरी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे क्रिकेट को भी वही चीज निगल गई जो कि आज पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट को निगलने की कागार पर खड़ी है। जी हाँ, पॉलिटिक्स। मगर वो कैसे? तो ये बात है साल 1980 की, जब जिम्बाब्वे को बरतानवी राज से आजादी मिली। अब ऐसा नहीं था कि आजादी से पहले इस मुल्क में क्रिकेट खेली नहीं जाती थी। इस मुल्क में क्रिकेट खेली जाती थी, लेकिन नेशनल टीम ना होने की वजह से इस मुल्क के प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम के लिए खिलाया जाता था। लेकिन 1980 में आजादी मिलने के बाद साल 1981 में जिम्बाब्वे ने अपनी नेशनल टीम बनाई और आईसीसी ने जिम्बाब्वे को एक एसोसिएट नेशन का स्टेटस भी दे दिया। उसके बाद साल 1983 में जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए एक बड़ा मूवमेंट आया, जब उन्होंने 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उस वक्त की जायंट ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे डाली। अब हर किसी को यही लगता था कि जिम्बाब्वे क्रिकेट वर्ल्ड में एक न्यू पावर की सूरत में उभरेगी। लेकिन फिर 1987 और 1992 के वर्ल्ड कप्स में जिम्बाब्वे कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। 1992 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कोई बड़ी परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद भी 1992 का साल जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1992 में ही आईसीसी ने जिम्बाब्वे को टेस्ट नेशन का स्टेटस दिया और जिम्बाब्वे की टीम में एंडी फ्लार और ग्रांट फ्लार जैसे प्लेयर्स ने एंट्री की। साल 1993 में गाय विटेल, एलेस्टर कैम्बल और हीट स्ट्रीक जैसे प्लेयर्स ने भी जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए डेब्यू किया। लेकिन यहां तक जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा मसला था। ईयर 1993 तक जिम्बाब्वे में क्रिकेट सिर्फ एक एलीट क्लास का खेल था और सिर्फ व्हाइट पीपल ही क्रिकेट खेल सकते थे और उन्हें ही जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम में शामिल किया जाता था। मतलब ये कि काले लोगों पर जिम्बाब्वे की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलने पर एक गैर एलानिया पाबंदी थी। लेकिन साल 1995 में यह पाबंदी टूटी, जब जिम्बाब्वे क्रिकेट के एक और लेजेंड हेनरी ओलंगा ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए डेब्यू किया और वो जिम्बाब्वे की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले ब्लैक प्लेयर बने। इसके साथ साथ साल 1995 जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए इसलिए भी खास रहा कि जिम्बाब्वे ने साल 1995 में अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री भी हासिल की, जब उन्होंने पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 64 रन से शिकस्त दे डाली। और यहीं से ही जिम्बाब्वे क्रिकेट के एक नए दौर का आगाज हुआ। साल 1997 में जिम्बाब्वे ने इंडिया को पहली दफा एक टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे डाली और साल 1998 में तो जिम्बाब्वे ने कमाल ही कर दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग साइड जिसमें वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे लेजेंड्स मौजूद थे, उन्हें पाकिस्तान में ही एक टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे डाली। साल 1999 जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए एक और हिस्टोरिक ईयर साबित हुआ, जब 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऐसी माइटी टीम को 3 रन से शिकस्त दे डाली। 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद साल 2000, 2001 और 2002 में भी जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी बड़ी नेशंस को हराती रही। लेकिन फिर आया साल 2003 और साल 2003 जिम्बाब्वे क्रिकेट के डाउनफॉल का आगाज था। साल 2003 में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने कंट्री से डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप नाफिज कर दी। अब डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट और डेमोक्रेसी के हक में जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। साल 2003 में एंडी फ्लार और हेनरी ओलंगा ने एक क्रिकेट मैच खेला जिसमें उन्होंने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थी और ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ और डेमोक्रेसी के हक में एक जेस्चर था। अब इसके बाद होना क्या था? दोनों को पहले तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम से बाहर किया गया और उसके बाद दोनों को डेथ थ्रेट्स आने लगी, यहां तक कि एंडी फ्लार और हेनरी ओलंगा को मुल्क छोड़कर भी भागना पड़ा। और हेनरी ओलंगा के साथ तो बाद में इतना बुरा सलूक किया गया कि उनकी जिम्बाब्वे की नेशनैलिटी तक खत्म कर दी गई। साल 2003 में ही ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना था, जिसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया मिलकर होस्ट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैचेस खेलने के लिए जिम्बाब्वे ट्रैवल करना था,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हुकूमत के कहने पर और इंग्लैंड की टीम ने डेथ थ्रेट्स मिलने की वजह से जिम्बाब्वे में जाकर खेलने से इनकार कर दिया। अब ये जिम्बाब्वे की इकोनॉमी और जिम्बाब्वे की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दचका था, लेकिन खैर डिक्टेटरशिप नाफिज करने वालों को इससे क्या फर्क पड़ना था। क्रिकेट में ये तबाहालियां तो चल ही रही थी और उस पर सोने पर सुहागे का काम किया जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन ने, जब उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम में कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसा कोटा सिस्टम आज साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में है, उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम में भी ऐसा कोटा सिस्टम ही इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि उस वक्त प्लेयर्स को उनके टैलेंट की बेस पर नहीं बल्कि उनके काले और गोरे होने की बेस पर सिलेक्ट किया जाना लगा था। टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ होने वाली इस नाइंसाफी को देखकर जिम्बाब्वे के कैप्टन हीट स्ट्रीक जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन के पास कंप्लेन लेकर गए। अब बजाय इसके कि कैप्टन की तरफ से की जाने वाली कंप्लेन को सॉल्व किया जाता, जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन ने हीट स्ट्रीक को ही कप्तानी से हटा दिया। अब इन सब चीजों से तंग आकर हीट स्ट्रीक ने साल 2004 के एंड में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और उनकी रिटायरमेंट के बाद जिम्बाब्वे के 15 सीनियर प्लेयर्स ने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अब ये जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब जहां पर प्लेयर्स के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा था, वहीं पर जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन और प्लेयर्स के दरमियान पैसों को लेकर भी तनाज़ात शुरू हो गए। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जिम्बाब्वे में क्योंकि डिक्टेटरशिप नाफिज हो चुकी थी और इसी के साथ ही रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे की इकोनॉमी की भी बैंड बजा दी थी और इतने बुरे तरीके से बजाई थी कि जिम्बाब्वे की हुकूमत ने तो एक दिन $100 ट्रिलियन तक का नोट छाप दिया। अब कंट्री की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हुई तो हुकूमत की तरफ से जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन को मिलने वाले फंड्स भी कट ऑफ कर दिए गए और जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन और प्लेयर्स के दरमियान पैसों को लेकर भी तनाज़ात शुरू हो गए। इसके साथ साथ हुकूमत ने जिम्बाब्वे क्रिकेट में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। इन सब चीजों को देखते हुए आईसीसी ने साल 2005 में जिम्बाब्वे का टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस भी कैंसिल कर दिया, जिसे एक साल के बाद वापस से बहाल तो कर दिया गया, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट अब तारीख गढ़ों में जा चुकी थी। इसके बावजूद जिम्बाब्वे की टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए तो क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन फिर साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे की टीम यूएई से हार गई। साल 2020-21 में एक दफा फिर जिम्बाब्वे की हुकूमत ने जिम्बाब्वे क्रिकेट में इंटरफेरेंस की, तो इस दफा तो आईसीसी ने जिम्बाब्वे की पूरी आईसीसी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी और जिम्बाब्वे को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से ही रोक दिया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट के फाइनेंशियल हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके थे कि जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रायन बर्ल ने तो एक दफा एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं कब तक अपने जूतों को ग्लू से जोड़ता रहूंगा। उनके इस ट्वीट को देखने के बाद पूमा, जो कि एक बहुत ही फेमस शू ब्रांड है, उन्होंने रायन बर्ल को स्पॉन्सर कर दिया और उन्हें नए जूते दे दिए। साल 2022 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे पर लगी हुई पाबंदी हटा दी और जिम्बाब्वे को एक दफा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इजाजत मिल गई। जिम्बाब्वे ने साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया और सुपर 12 में उस ईयर की फाइनलिस्ट पाकिस्तान तक को शिकस्त दे डाली। अब यहां से लगता था कि जिम्बाब्वे क्रिकेट एक दफा फिर रिवाइव करने जा रही है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज और नेदरलैंड्स तक को हरा दिया था, लेकिन फिर सुपर 6 स्टेज में उन्हें श्रीलंका और स्कॉटलैंड के हाथों शिकस्त हो गई और जिम्बाब्वे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब श्रीलंका तो एक बड़ी क्रिकेट नेशन है और स्कॉटलैंड को भी एक अच्छी टीम कहा जा सकता है, लेकिन साल 2024 में तो जिम्बाब्वे के हालात इतने बुरे हो गए थे कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अफ्रीकन क्वालिफायर्स तक हार गए और T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। आपने जिम्बाब्वे क्रिकेट की इस पूरी स्टोरी में एक बात नोटिस की कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट उस वक्त तक राइज कर रही थी जब तक जिम्बाब्वे की क्रिकेट में पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही साल 2003 में जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस जिम्बाब्वे की क्रिकेट में शुरू हुआ तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट तबाहाली का शिकार होने लगी और आज लगता है कि पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट भी कुछ उसी तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कैंसिल होते होते ही रह गया और इस नहज पर हालात क्यों पहुंच गए हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। वैसे कमिंग बैक टू जिम्बाब्वे क्रिकेट, T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर एक दफा फिर इस चीज की उम्मीद जरूर जगाई है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट का गोल्डन एरा वापस जरूर आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट एक दफा फिर रिवाइव कर सकती है और अपने गोल्डन एरा में एक दफा फिर वापस जा सकती है या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।